गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ये प्रिलिम्स फैक्ट को लेकर के आए हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे। उससे जितने सारे कीवर्ड्स बनेंगे हम लोग को वो सभी देखेंगे कि जो आने वाला हमारा जो 71st का जो प्रिलिम्स है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपका सितंबर में बतलाया जा रहा है, तो उसमें जो भी हमारे प्रिलिम्स के फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो आज के प्रिलिम्स फैक्ट से देयर इज हाई चांस कि ये क्वेश्चंस टच करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एक टॉपिक उठाते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट को लेकर के, इसको अराजक एंड क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अराजक एंड क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसे अराजक एंड क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम है अराजक एंड क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट। रॉलेट, रॉलेट यहां पर स्पेलिंग का मिस्टेक था। ठीक है ना, ये रॉलेट एक्ट है। इसको अराजक एंड क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसको हाईलाइट कर लें। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, और देखेंगे ये इसके बारे में बोला गया है कि ये 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ। पारित 18 मार्च 1919। ध्यान रखेंगे ये पारित का डेट है। उसके बाद बोला गया है इसके बारे में कि इसको लेकर के आपका महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू अपनी अपनी एक स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, इसी रॉलेट एक्ट को लेकर के महात्मा गांधी बोलते हैं कि ये ब्लैक कानून है, काला कानून। ठीक है, तो काला कानून का संज्ञा कौन दे रहे हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, वहीं पर मोतीलाल नेहरू हैं, ये इनको बोलते हैं नो वकील नो दलील। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ये क्या बोलते हैं? नो अपील नो दलील। ये स्टेटमेंट कौन देते हैं? तो मोतीलाल नेहरू बोल रहे हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, नो लॉयर नो अपील नो लॉजिक, नो लॉयर नो अपील नो लॉजिक, ये बातें कौन बोल रहे हैं? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ना कोई वकील ना कोई दलील। और काला कानून की संज्ञा कौन दिए हैं? काला कानून की संज्ञा देने वाले हैं महात्मा गांधी। तो काला कानून महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू नो वकील नो दलील। ठीक है, ध्यान रखेंगे नो वकील नो अपील नो दलील। ठीक है, रॉलेट एक्ट की अगर शुरुआत को बोलेंगे तो जो रॉलेट सत्याग्रह, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया?
तो इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, इसकी शुरुआत, सारा डेट रखेंगे याद, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसकी शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1919। कौन सा डेट, 6 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, 8 अप्रैल 1919 के बाद क्या होता है, गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद की घटना आएंगे, इसमें क्या होगा इसके बाद, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पलवल कहां है, तो ये हरियाणा राज्य में पड़ता है, फरीदाबाद के पास। तो गांधी जी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया था, ये डेट याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1919, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह का शुरुआत महात्मा गांधी किए हैं 6 अप्रैल 1919 को। अब आते हैं 9 अप्रैल 1919 को, क्या होता है घटना, तो है सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। 9 अप्रैल की घटना में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नौ अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू एंड सतपाल मलिक गिरफ्तारी, उनका नाम है सतपाल मलिक और एक है सैफुद्दीन किचलू, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और क्या होता है, फिर आता है 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, 13 अप्रैल 1919 का दिन जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, जिसमें निहत्थे के ऊपर गोली चला दी जाती है। इस हत्याकांड में क्या है, ये हत्याकांड को लेकर के इसमें जुड़ा हुआ है 2 लोग, एक हैं जनरल आर डायर और एक है जनरल ओ डायर, 2, ठीक है। तो जो आर डायर हैं वो पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है, आर डायर सेनापति और ओ डायर पंजाब के गवर्नर, ये हैं पंजाब के गवर्नर और ये हैं सेनापति, ठीक है, आर डायर और ओ डायर, ठीक है। तो जो परमिशन देते हैं, ठीक है, गोली चलाने का आदेश वो आर डायर देते हैं, ठीक है, आर डायर ये गोली चलाने का आदेश दे रहे हैं। उस घटना स्थल पर गोली चलाने का, और जो ओ डायर है ये कर्फ्यू घोषित किए थे। क्या घोषित किए थे,
कर्फ्यू घोषित किए थे और घटनास्थल पर गोली चलाने का आदेश कौन दिए हैं? आर डायर। ठीक है। और जो उधम सिंह के द्वारा जो मारे गए हैं वो ओ डायर मारे गए हैं। उधम सिंह ने इनकी ही हत्या की थी, ओ डायर की। इनकी हत्या उधम सिंह, इनकी हत्या सरदार उधम सिंह के द्वारा की गई। इनकी हत्या सरदार उधम सिंह के द्वारा की गई। दो हैं, एक आर डायर, एक ओ डायर। आर डायर जो है घटनास्थल पर गोली चलाने का आदेश देते हैं, कर्फ्यू घोषित करवाते हैं। ओ डायर पंजाब के गवर्नर थे और इसी को जो हत्या की है वो सरदार उधम सिंह की है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 66 67 में ये आया हुआ है। ठीक है। इसी रॉलेट एक्ट के समय गांधी जी क्या कर रहे हैं? तो गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह सभा की स्थापना कर रहे हैं। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा हो रहा है? महात्मा गांधी के द्वारा हो रहा है। किस समय हो रहा है? तो रॉलेट एक्ट के टाइम पे हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है? तो डंडा फौज की भी स्थापना हो रही है। डंडा फौज कहां? पंजाब में। तो ये भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सत्याग्रह सभा के रॉलेट एक्ट के समय ही गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना हो रही है। ठीक है। तो पूछा जाएगा सत्याग्रह सभा का स्थापना किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। ठीक है। सत्याग्रह सभा रॉलेट एक्ट के टाइम। और हम बोले डंडा फौज को लेकर के, डंडा फौज की स्थापना चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज, और ये भी इसी टाइम पे हो रहा है। डंडा फौज की स्थापना कहां? पंजाब। किसके नेतृत्व में? चमनदीप। ध्यान रखेंगे ये डंडा फौज पंजाब में, इसके नेतृत्व कौन किए? तो चमनदीप के। ये भी रॉलेट एक्ट के टाइम पे ही हो रहा है। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट को लेकर के हम लोग सारा कीवर्ड्स हम लोग देख लिए हैं, क्या क्या है नहीं है जो। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा स्वराज वर्ड को लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वराज। स्वराज, ये शब्दावली को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो देखते हैं। स्वराज को लेकर के बातें हैं। सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं वो करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग स्वराज को लेकर के। कांग्रेस के बोला गया है किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है। कांग्रेस से भी आता है। तो 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन
1906 के अधिवेशन कहां हो रहा है? कलकत्ता में। इसके बारे में जान लेंगे। कहां हो रहा है? कलकत्ता। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये हो रहा है। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगर पूछा जाए कि स्वराज शब्द पहले कौन दिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती। पूछा जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में तो आपको याद रखेगा कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, और वहीं पर स्वराज शब्द गढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को लेकर के। पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो पहली बार पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है, कांग्रेसी नेता है हसरत मोहानी 1925 में। ठीक है, तो हसरत मोहानी के द्वारा 1925 में कानपुर के अधिवेशन में रखा गया। ठीक है, जिसकी अध्यक्ष कौन रहे? सरोजनी नायडू। पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेसी नेता हसरत मोहानी के द्वारा 1925 के कानपुर अधिवेशन में 1925 के कानपुर अधिवेशन में रखा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सरोजनी नायडू के द्वारा। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का बात है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन? हसरत मोहानी। कब? 1925 के समय। कहां? कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में। और यहां का अध्यक्षता लिख देते हैं। अध्यक्षता कौन कर रही थी? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या शब्द बन सकता है हमारा कांग्रेस से? ठीक है, दूसरा, पूर्ण स्वराज का ये प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव कब पारित हुआ? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है 1929 के लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन, टाइमिंग है 1929 में पारित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया कब गया? तो कांग्रेस नेता हसरत मोहानी के समय 1925 के कानपुर अधिवेशन में लाया गया, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू की द्वारा की गई। वहीं पर पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कब किया गया? तो 1929 का जो है आपका लाहौर अधिवेशन है। ठीक है, उसी अधिवेशन में जो है ये इसको पारित किया गया, 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस शब्द को सबसे पहले कौन गढ़े? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें की अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा स्वराज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वहां से बन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कांग्रेस को पे कौन लोग टीका टिप्पणी करते हैं कांग्रेस की संस्था को लेके। फिर एक बार हम लोग किसी दिन कांग्रेस का वो क्लास रख लेंगे, जितने सारे जो सेशन हुए हैं, किस सेशन में क्या क्या बातें हुई है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कांग्रेस संस्था के बारे में किसने क्या बोला है। ठीक है,
कांग्रेस की संस्था के बारे में कथन। ध्यान रखेंगे। तो एक है हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है। फिर आते हैं इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, उसके बाद आते हैं करजन, फिर आते हैं डफरिन, अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, सभी ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक क्या बोल रहे हैं? तो तिलक बोलते हैं कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। दूसरा आते हैं हमारा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को बोले हैं अल्पसंख्यक व सूक्ष्मदर्शी। लॉर्ड डफरिन क्या बतलाए हैं? अल्पसंख्यक या सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपका लॉर्ड कर्जन को लेके। तो कर्जन बोलते हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इसका विनाश को देखूं, ठीक है। यह लड़खड़ाती हुई संस्था, लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन साहब क्या बोल रहे हैं? तो कर्जन बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि भारत में रहते मैं इसके विनाश को देखूं। मेरी इच्छा है कि भारत में रहते मैं इसकी विनाश को देखूं। ये बात लॉर्ड कर्जन बोल रहे हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, नीचे आएंगे। एक है बाल गंगाधर तिलक। तीन लोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग का लाला लाजपत राय को लेके। ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत देते हैं। इन्होंने बताया है कि डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ये क्या बोलते हैं कि यह डफरिन के दिमाग की उपज है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, ठीक है। तो डफरिन के दिमाग की उपज है। और इन्होंने ये भी बोला है कि यह 3 दिनों का वार्षिक मेला है। यह 3 दिनों का वार्षिक मेला है। ये दो बातें लाला लाजपत राय के संदर्भ में है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। लाला लाजपत राय के बाद आते हैं, एक है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये भी टिप्पणी करते हैं। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी तो ये क्या बोलते हैं? तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी बोलते हैं कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की कूराफाती उपज है। इन्होंने कूराफाती शब्द का प्रयोग किया है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की कूराफाती उपज है। कूराफाती शब्दावली प्रयोग किए हैं डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है। लेकिन वहीं पर लाला लाजपत राय बोले हैं कि सिर्फ यह डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपका बंकिम चंद्र चटर्जी।
ये बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। मेला नहीं बोले हैं, तमाशा वर्ड यूज किए हैं, 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ये क्या बोले हैं? कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। ध्यान रखेंगे, ये बात बोल रहे हैं अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, अरविंद घोष क्या बोल रहे हैं? अरविंद घोष बोल रहे हैं कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली संस्था है। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट अरविंद घोष। ये क्या बोलते हैं? कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली संस्था है। ठीक है, ये बातें बोल रहे हैं अरविंद घोष। ठीक है, तिलक क्या बोले थे? तिलक बोले थे कि भीख मांगने वाली संस्था। अरविंद घोष बोले हैं आपका कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली संस्था। अश्विनी कुमार दत्त बोले कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। बंकिम चंद्र बोले हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, ये सभी उनका स्टेटमेंट है। लाला लाजपत राय सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दे रहे हैं और बतलाया है कि डफरिन के दिमाग की उपज है, जबकि वहीं पर डब्ल्यूसी बनर्जी डफरिन के दिमाग की कूड़ाफाती वर्ड के यूज किए हैं, कूड़ाफाती उपज है। ठीक है, उसके बाद डफरिन क्या बोला है कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक व सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था है। करजन बोले हैं कि हमें जो है हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने भारत में रहते इसका विनाश देखूं, इसका खात्मा देखूं। ठीक है, उसके बाद अब बचते हैं बिपिन चंद्र पाल। लास्ट बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कांग्रेस को याचना की संस्था कहा है। बिपिन चंद्र पाल क्या बोले हैं? कांग्रेस को याचना की संस्था। कांग्रेस याचना की संस्था है, रिक्वेस्ट करने वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये कांग्रेस को लेकर के सारे स्टेटमेंट थे। ठीक है, यहां पर एक है रजनी पाम दत्त। तो रजनी पाम दत्त कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पाम दत्त वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किसके बारे में बोला जा रहा है? कांग्रेस के बारे में।
तो ये कांग्रेस के लेकर के जितने सारे आलोचना थे या कांग्रेस संस्था के बारे में किन्होंने क्या क्या अपना टिप्पणी किया है वो सभी पॉइंट्स था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये सारा हमारा कांग्रेस को लेकर के था सारी संस्थाएं। ठीक है, एक आते हैं हमारा सबसे ये लास्ट करेंगे हम लोग सती प्रथा को लेकर के। ठीक है, सती प्रथा का एक टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सती प्रथा, और इसी को आज हम एंड करेंगे। सती प्रथा, तो देखिएगा सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया। ठीक है, यहां से देख लेते हैं प्रतिबंध को लेकर के सती प्रथा पर। सबसे पहले लिखेंगे इसकी जानकारी एरन अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी एरन अभिलेख से मिलती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और क्या बन सकता है, इस पर प्रतिबंध किसने लगाया? इस पर प्रतिबंध को लेकर के हम लोग देख लेंगे। ठीक है, प्रतिबंध को लेकर के किनका किनका नाम जुड़ता है। ठीक है, तो जब नाम पे आएंगे प्रतिबंध को लेकर के तो एमबीटी, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद औरंगजेब। और किनका नाम आता है? हुमायूं। और किनका नाम आता है? औरंगजेब। ठीक है, और इनसे जुड़े हुए कौन कौन है? पेशवा हैं, अल्बुकर्क हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हैं। पेशवा भी हैं, उसके बाद अल्बुकर्क हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये सभी का नाम सती प्रथा से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो लोग थे हुमायूं से लेकर के औरंगजेब। ठीक है, हुमायूं से लेकर के औरंगजेब, और एक अकबर का नाम छूट रहा है यहां पर, अकबर। ये तीन, ये मुगल के टाइम पे थे। ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली साम्राज्य के समय एमबीटी, उसके बाद मुगल साम्राज्य के समय ये पेशवा में पेशवा थे और अल्बुकर्क। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये फ्रांसीसी और लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक से जुड़ा हुआ दो बातें, रूल नंबर 17 से 1829 में बंगाल में खत्म किया गया। दो बातें, रूल नंबर 17, कितना? रूल नंबर 17 1829 से बंगाल में, 1829 में कहां से खत्म किया गया सती प्रथा को? बंगाल से। किसके प्रयासों के द्वारा? तो ये प्रयास था किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। रूल नंबर 17 ध्यान रखेंगे, 1829 में बंगाल से। ठीक है, और 1830 में बंबई और मद्रास में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 1830 में बंबई प्लस मद्रास में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा सती प्रथा से जुड़ा हुआ, कौन कौन से इसमें से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन कब खत्म किए इसकी जानकारी एरन अभिलेख से मिल रही है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे थे। तो ये हमारा था प्रीलिम्स फैक्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आ चुके हैं और आने की संभावना बन रही है। सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर से जरूर देख के जाएं, मिनिमम 2 बार जरूर देख के जाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद आगे और छोटे छोटे टॉपिक्स में वीडियो आते रहेगी। ठीक है।
आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी, ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। 71 को लेकर के यहाँ पर बैच चलाई जा रही है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू और धन्यवाद।